नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गुंदवली मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो लाइन 7 की यहां से शुरुआत हो रही है। खुद पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हरी झंडी दिखाने के लिए, टिकट खरीदा और मेट्रो से उन्होंने सफ़र किया। गुंदवली ये स्टेशन है और गुंदवली से वो आगे इसी लाइन पर मोगरा गए थे एक स्टेशन कुछ लोगों के साथ और फिर वापस लौटे और फिर मुंबई से रवाना हुए। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने न सिर्फ 12,600 करोड़ की इस मेट्रो परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया, बल्कि कुल मिलाकर देखें तो 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का विकास है और अगर बीएमसी की सत्ता में ये सरकार डबल इंजन की आ जाती है तो विकास को और भी रफ्तार मिल जाएगी। यानी कि बीएमसी चुनाव का बिगुल पीएम ने खुद यहाँ पर इन परियोजनाओं की शुरुआत के साथ फूंक दिया है। गुंदवली मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की सवारी जब पीएम कर रहे थे तो उनके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर भी शामिल थे, कुछ महिलाएं शामिल थी जिनके साथ उन्होंने सफर किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई मेट्रो 2A और 7 को हरी झंडी दिखाई और इस गुंदवली मेट्रो स्टेशन से मोगरा स्टेशन तक हो गए और वापस भी आए। और इस दौरान वो अलग अलग ग्रुपों के कई लोगों को मिले, अपनी सीट पर साथ में बिठाए और बातें भी की। ऐसे ही 2 महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो में जिन्होंने सफर किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की। क्या नाम है आपका? नाज़नीन। अच्छा, आप लोग कैसे गए वहां तक, क्यों बुलाया गया था और प्रधानमंत्री से बात हुई, क्या बातें क्या हुई? बातें उन्होंने एक्चुअली हम लोगों को पहले उन्होंने स्वनिधि योजना चालू की थी कुछ साल पहले, जैसे कि जो हम लोग स्टॉल लगाते हैं तो उनको कम ब्याज पे उस पे हम लोगों को लोन मिल रहा था बैंक से। तो ये योजना हम लोगों को पिछले साल बताई गई थी और हम लोगों ने उसका फायदा उठाए थे और बराबर वक्त पर हम लोगों ने वो पैसे लौटा दिए थे। तो शायद वो बीएमसी की तरफ से हमारी रिपोर्ट वहाँ तक पहुंची थी कि हमने उसका फायदा उठाया है, तो इसलिए हम लोगों को बुलाया गया था। और उससे ज्यादा भी हम लोगों ने लोन दोबारा लिया है, उसलिए भी वो पूछते। ऑनलाइन पेमेंट भी हम लोग करते हैं, वो सवाल भी उन्होंने हमसे पूछा। और अपनी जो तरक्की हमने की है लोन लेने के बाद या फिर हमारे बिजनेस के साथ, तो वो पूछ रहे थे कि उसके साथ वो पैसों के साथ आप क्या करते हैं। क्या बताया आपने, क्या करते? मैंने बताया कि मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात थी उनसे मिलना और उनसे बात करना, बट सबसे बेस्ट ये चीज था कि जो मैंने वहाँ से कमाया या जो मैं हलाल रिस्क कमा रही हूँ आज अकेले अपने 2 बच्चों के लिए, उसमें मैंने अपनी बेटी का BHMS में एडमिशन कराया मेडिकल में। ये बताया आपने? बताया मैंने। औरंगाबाद में संडे को उसको लेकर जा रही हूँ, मंडे से मेरी बेटी का कॉलेज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे भारतीय पहलवानों का धरना और गुस्सा दोनों बरकरार है। कुश्ती संघ के खिलाफ जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए उस पर वो न सिर्फ अड़े हुए हैं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ उनके पास सबूत भी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मजबूर किया जाएगा तो हम FIR भी करेंगे और और आपको बता देते हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पहलवानों के साथ दिल्ली में उनके घर पर बैठक चल रही थी। अनुराग ठाकुर के प्रदर्शन कर रहे पहलवानों जो थे उनके साथ बैठक हुई और सौरभ हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट्स आ रहे हैं वहां से? देखिए बिल्कुल गीता, बहुत अहम मोड़ पर ये मीटिंग चल रही है। अभी ये भी खबर निकल करके आ रही है कि अनुराग ठाकुर ने ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा मांगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो नियमों के मुताबिक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो
कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं मांग सकते, क्योंकि एक टेक्निकलिटी है इसमें। उनसे पूछ सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं मांग सकते हैं। इस्तीफा मांग सकता है भारत का ओलंपिक संघ, जिसकी अध्यक्षा है पीटी उषा। तो अभी खबर निकल करके आ रही कि इस्तीफे के बाद बृजभूषण शरण सिंह के ये अनुराग ठाकुर ने कही है पहलवानों से, और पहलवानों को बोल रहे हैं कि आप समझिए बात को कि एक पूरा प्रोसेस होता है। 72 घंटे का वक्त दिया है मिनिस्ट्री ने, जिसमें से 72 में से 24 घंटे अब गुजर गए हैं, अब 48 घंटे बचे हैं। अब 2 दिन का वक्त है जिसमें जवाब देना होगा बृजभूषण शरण सिंह को। एक पूरे प्रोसेस के तहत ऐसा होता है, नहीं तो कोर्ट मुकदमे की बात तक आ जाएगी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नैतिक आधार पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह मानेंगे बात अनुराग ठाकुर की? तो एक बहुत अहम मोड़ पर ये पूरी जो लड़ाई है गीता पहुंच गई है कि अब अनुराग ठाकुर ये टेक्निकली अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो इस्तीफा नहीं मांग सकती है, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। लेकिन जो बताया जा रहा है, हमें जानकारी मिल रही है, अनुराग ठाकुर ने नैतिक आधार पर कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह खुद आकर के इस्तीफा दे दें, एक बेंचमार्क सेट करें और बोलें कि जांच जो एलिगेशंस हैं उसको लेकर के कमेटी बना देंगे। उस कमेटी में कुछ रेसलर्स भी रहे, उस कमेटी में कुछ सरकारी लोग भी रहे, और वो कमेटी जो आरोप हैं उनकी जांच करे, और एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की भी बात कही है, कमेटी बनाने की बात कही है। और तब तक बृजभूषण शरण सिंह जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उस कमेटी की, तब तक बृजभूषण शरण सिंह अपनी कुर्सी को छोड़ दें, ऐसी बात निकल करके आई है सामने। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह क्या अनुराग ठाकुर की बात मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम बृजभूषण शरण सिंह को जितना हम जानते हैं, जितना अंडरस्टैंडिंग, बृजभूषण शरण सिंह इतने आसानी से काबू में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो भी कल जिस तरीके से मीडिया के सामने आए, उनके तेवर तल्ख थे। उन्होंने कहा कि ये जितने अंतर्राष्ट्रीय रेसलर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर तो खेलते हैं, लेकिन नेशनल उसमें आकर के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये भी आरोप लगाए, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई सबूत नहीं आए। देखिए, बाकी सारी बातें हो सकती हैं कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा, कोच नहीं मिल रहा, भेदभाव होता है, ये सब कुछ, इन सब को लेकर के जो आरोप लगाए उन सब पर चर्चा हो सकती है, उन सब का सॉल्यूशन, समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो यौन उत्पीड़न का है। तो यौन उत्पीड़न का आरोप है, उसी को लेकर के ही सबसे ज़्यादा कहा जाए माहौल भी बना हुआ है, सबसे ज़्यादा इशू भी बना हुआ है इस बात को लेकर के। और अभी तक ये जो खिलाड़ी हैं वो ऐसा किसी को सामने नहीं ला पाए हैं, किसी महिला पहलवान को जो ये कह दे कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। लेकिन उनका कह रहे हैं उनके पास 5 से 6 महिला पहलवान हैं जिनके पास सबूत हैं कि किस तरीके से उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। सबूत के साथ वो सामने ला सकते हैं, लेकिन वो अभी इसलिए नहीं ला रहे हैं, जिसमें 2 बातें, वो नहीं चाहते हैं कि उन महिलाओं की आइडेंटिटी वो डिस्क्लोज करें, उनकी पहचान सबके सामने बताएं, क्योंकि एक सामाजिक ट्रायल होता है, उनका भी करियर है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी बृजभूषण शरण सिंह गद्दी पर मौजूद हैं, वो उनके करियर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर कुछ नहीं होता है तो वो पुलिस में जाकर के FIR करेंगे, और उन जो महिला पीड़ित हैं, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, वो अपना बयान पुलिस में देंगी, और उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखना चाहते हैं। तो यहाँ तक बात चली गई। तो आप बहुत अहम मोड़ पर ये पूरा का पूरा जो मामला पहुंच गया है, और अभी तय नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर अनुराग ठाकुर ने अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के। लेकिन इस्तीफा मांग सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लीगैलिटी है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इस्तीफा नहीं मांग सकते। हमारे साथ हमारी सहयोगी रीका है। रीका, ये बताइए कि क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस्तीफा मांग सकती है ओलंपिक? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं मांग सकती है। स्पोर्ट्स कोर्ट के जरिए अगर इनको डिसबैन करना है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही इनको डिसबैन यानी कि बैन कर सकती है। उसके बाद शायद कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाया जाए, और उसके बाद इलेक्शंस होगा। हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शंस ड्यू है इन मार्च। उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह का जाना तय है, क्योंकि उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन में 12 साल कर लिया है। 12 साल हो जाने के बाद किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को जाना है, ये स्पोर्ट्स कोर्ट कहता है। तो मार्च में वैसे भी इलेक्शन होना है, लेकिन अगर इस एलिगेशन के चलते IOA बैन करता है WFI को, तब इलेक्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री
ब्रिजभूषण से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ब्रिजभूषण से रेजिग्नेशन नहीं मान सकते। लेकिन वो क्या ये कह सकते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को सजेस्ट कर सकते हैं, क्या अनुराग ठाकुर सजेस्ट कर सकते हैं, नॉट लीगली नॉट टेक्निकली, वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी में उसमें जो वो कहते भी आए हैं जिसमें डीजी साई होंगे, कुछ पहलवान होंगे और लोग होंगे, वो जब तक इन्वेस्टिगेट करती है तब तक आप अपने आईओए का काम है, ये मिनिस्ट्री का काम नहीं है। ओलंपिक चार्टर अगर आप देखें तो ओलंपिक चार्टर ये कहता है कि किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट अगर फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशन या फंक्शनिंग ऑफ आईओए, फंक्शनिंग ऑफ कंट्रीज एसोसिएशन या फिर लोकल फेडरेशन में इंटरफेयर करता है तो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंडिया पे बैन लगा देगा। आई डोंट थिंक the ministry can afford to do that at this point तो of time. अगर जो इस समय जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है पीटी उषा, जो निर्विरोध चुनी है, सुनिए, जो निर्विरोध चुनी गई हैं, और जाहिर सी बात है निर्विरोध इसलिए चुनी गई है क्योंकि उनके साथ में उनके ऊपर अनुराग ठाकुर का आशीर्वाद रहा होगा, उनका समर्थन रहा होगा, तो ऐसे में मोदी के सपोर्ट रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो कुछ कहेंगे पीटी उषा से तो जाहिर सी बात है वो करेंगे ही करेंगे। और ऐसा मामला जब क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल एलिगेशंस हैं तो उसको लेकर के ये एलिगेशंस बहुत बड़ा है, लेकिन ये एलिगेशंस एक ऐसे टाइम पे आया हुआ है सौरभ कि सामने चुनाव है और ये है कि बहुत सारे गुट इसमें है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अहम बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है कि एक तरफ है गवर्नमेंट का इमेज, बहुत बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल है, और दूसरे तरफ है एक बागी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह। बागी नेता किससे? बीजेपी से तो बागी नहीं हुए वो, तो अभी तो वो अपने बड़े नेता है, बागी नेता नहीं है, सॉरी, बड़े नेता है जो कि इम्पोर्टेंट है बीजेपी का 2024 चुनाव के लिए। लेकिन वो अगर आपने सुना है कि WFI की मीटिंग बॉम्बे, हैदराबाद या लखनऊ होती रहे, उन्होंने WFI की मीटिंग अयोध्या में बुलाई है जो उनका होम टर्फ है, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं कि वो फुट डाउन नहीं करने वाले। वो उन्होंने कह दिया है कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा जब तक ये एलिगेशंस मेरे खिलाफ प्रूव नहीं होता है, और अभी तक उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। हालांकि विनेश और कई और रेसलर्स ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल तक ये FIR फाइल करेंगे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बैटल है और हमें देखना पड़ेगा कौन सबसे पहले किसका पल्ला भारी है और किसको सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता है। तो रिका समझा रही थी, टेक्निकलिटी समझा रही थी किस तरीके से ये इस्तीफा जो मंत्रालय है वो नहीं मांग सकता है, जो बैन कर सकती हैं जो संघ है, कुश्ती संघ है, उसको जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो उसको बैन कर सकता है, उसका भी एक प्रोसेस होगा। लेकिन सजेस्ट कर सकते हैं अनुराग ठाकुर, जाहिर सी बात है वो फेलो पॉलिटिशियन हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, और वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं और आपके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, मिसडूइंग से आरोप लगे हैं, तो आप नैतिक मूल्यों पर, नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दें जब तक आपके खिलाफ जांच पूरी नहीं होती है। तो फिलहाल बहुत जैसा कि ये देख के लगता है कि बड़ा रोचक मोड़ पर ये पूरा मामला आकर रुक गया है। एक तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं जो तैयार नहीं है झुकने के लिए, दूसरी तरफ जो पहलवान है वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं झुकेंगे, हम और कल FIR करवाएंगे, जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है उनको सामने लेकर के आएंगे। और तीसरी तरफ सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री हैं, ये पहलवान बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करते हैं कि उनको इंसाफ दिलाएं। तो अब वो प्रधानमंत्री मोदी को भी देखना होगा, वो सरकार को भी देखना होगा, क्योंकि रोज ये जब 2 दिन से बैठे हुए हैं पहलवान, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं इस बात को चर्चा होगी कि भारत के जो स्टार एथलीट्स हैं जिन्होंने मेडल्स दिलाए हैं वो क्यों धरने पर आके बैठ गए हैं, वो क्यों धरने पर उनको बैठने पर मजबूर होना पड़ा, क्यों बात उनकी सरकार नहीं मान रही है। और ऐसे में जब G20 समिट भी होने वाला है तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर अपनी जो हिमाचल की विजिट है उसे कट शॉर्ट करके, उसको छोटी करके यहाँ पहुँचे हैं।
और रात में 10 बजे अब लगभग 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से सवा घंटा हो गया है मीटिंग चलते हुए और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि पहलवान भी झुकने को तैयार नहीं। उधर बृजभूषण शरण सिंह भी अपने तेवर कड़े दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मीटिंग, सोचिए कुश्ती संघ की मीटिंग उन्होंने अयोध्या में बुलाई है, ना कि दिल्ली में, ना कि लखनऊ में, ना बंबई में, ना हैदराबाद, ना चेन्नई में। अयोध्या जो उनके इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोंडा के नजदीक है, वहां पर ये बैठक बुलाई है। तो काफी दिलचस्प रहने वाला है। 22 तारीख को बैठक है, लेकिन आप सबसे मुश्किल में है स्पोर्ट्स जो हमारा खेल मंत्रालय वो क्या करे, क्योंकि अब ये बात आ गई है, क्योंकि यहाँ तो टीवी में जब सारे रेसलर्स बैठे हैं आकर के वो अपनी बात कह रहे हैं, देश के लिए मेडल जीतने की बात कह रहे हैं और तकलीफ दिखा रहे हैं, और वो भी आरोप यौन उत्पीड़न के। लेकिन ये भी बात सही है कि अब तक ये लोग भी सामने नहीं लेके आए हैं कि वो महिला बोले कि नहीं मेरे साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ है सामने, या कोई कंप्लेन, लिखित कंप्लेन भी ले आए। जाहिर सी बात है संभव नहीं होगा कि कोई अगर पीड़िता है उसको सामने टीवी पर लाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन कोई लेटर या कोई ऑफिशियल कंप्लेन अभी तक नहीं किया। वो कह रहे हैं कि अगर उनको मजबूर किया जाएगा तो वो ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि वो कुछ विक्टिम्स हैं वो सामने और उनका फिर मीडिया ट्रायल या सोशल ट्रायल शुरू हो जाए। उनका करियर भी है और ऐसे में उन पर जांच कराना बृजभूषण शरण सिंह जो वो पद में बैठे हो तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये काफी अहम रहने वाला है किस तरीके से पूरा मामला नए मोड़ ले रहा है। और जो बैठक में जिस तरीके से हमने देखा है कि बजरंग पुनिया भी बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो झुकें। आज 2 घंटे इनकी बैठक भी हुई थी मंत्रालय में। मंत्रालय ने कहा था कि हम अश्योर कर रहे हैं, हम आपके लिए करेंगे चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि अश्योरेंस से नहीं, पहले आप करके दिखाइए। ये लड़ाई आर पार की है और विनेश फोगाट का यही कहना है कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अपना करियर दांव पर लगा दिया है, अपना परिवार दांव पर लगा दिया, अपनी सुरक्षा दांव पर लगा दी। और ऐसे में अगर वो अब झुक जाती हैं इस मोड़ पर आकर के तो कोई और दोबारा आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये जो लड़ाई है वो लड़ाई है कुश्ती के लिए। कुश्ती में आने वाले आगे लड़कियां हैं, कुश्ती में आने वाले जो लड़के हैं जिनके साथ भेदभाव होता है तो वो होने लग गया। उधर अब यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी भी चलने लग गया है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वहाँ का हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा और तमाम लोग हैं जो खेमे के लोग हैं, उनके खेमे के लोग हैं, वो डायरेक्टली आके नहीं कह रहे हैं लेकिन उनके खेमे के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हरियाणा के जो अपोजिशन है कांग्रेस सरकार है वो ये पूरा एथलीट्स हैं वो ज़्यादातर हरियाणा के हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसी तमाम बातें भी हो रही हैं, हरियाणा वर्सेस यूपी कराने की भी बात हो रही है। तो ये सब सारी बातें होती रहती हैं, चर्चा चल रही है। लेकिन बहुत अहम हो जाता है कि इस बैठक से में क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं कि पूरा टाइम मीडिया पे, सोशल मीडिया पर ये पहलवान हैं जो कोस रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को, जो कि अध्यक्ष है, सांसद है बीजेपी का, और वो बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं दे रहा है। अब 48 घंटे हो गए हैं और ऐसे में सरकार क्या करे? सरकार क्या इस्तीफा नहीं ले पा रही है या फिर बृजभूषण शरण सिंह इतने मजबूत हैं कि वो सरकार की बात डिफाई कर दें? क्योंकि टेक्निकली तो इस्तीफा नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई बात कह दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें अंडर द टेबल होती हैं, कुछ बैकडोर से चीज़ें होती हैं, तो क्या उस बैकडोर नेगोशिएशंस में भी अनुराग ठाकुर या बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो फेल हो रही है बृजभूषण शरण सिंह से? तो ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि आज की रात दिल्ली में तापमान कम है, लेकिन जो तापमान है सियासत का, जो तापमान है पहलवानी का, जो तापमान है अधिकारों का, वो तापमान बढ़ा हुआ है। बैठक चल रही है, मीडिया का जमावड़ा है लगातार की इंतज़ार यही है कि कब ये बैठक ख़त्म हो, अनुराग ठाकुर और ये जो रेसलर्स हैं बाहर आएँ। उम्मीद यही जताई जा रही है अनुराग ठाकुर को, शायद यही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आप आएँ, इस पूरे मामले को सुलझाएं और ये मेक श्योर करें कि ये जो पहलवान हैं वो वापस धरने पर कल ना बैठें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन पहलवानों को तो मैट पर होना चाहिए, इनको पहलवानों को तो कसरत कर रहा होना चाहिए, इन पहलवानों को तो अपनी फिजियो देखनी चाहिए, अपना मेंटल हेल्थ देखना चाहिए, क्योंकि इनको देश के लिए मेडल जीतना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त प्रैक्टिस के बजाय, अपनी कसरत करने के बजाय वो यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं ठंड में। तो कहीं ना कहीं ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सरकार की भी कि मुतमईन करें कि ये खिलाड़ी कल वापस ना बैठे धरने पे। तो यही वजह है कि अनुराग ठाकुर हैं और बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कोई नतीजा निकले और ये भी सामने आए कि बृजभूषण शरण सिंह या फिर इन खिलाड़ियों को लेकर के कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, थोड़ा वो भी झुके, थोड़ा ये भी झुके, जिससे जो छवि खराब हो रही है वो छवि भी ना खराब हो। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे बीसीसीआई और जब हॉकी के खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन किया था तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, लेकिन 72 घंटे का वक्त दिया गया था
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जिसमें से 24 घंटे तो निकल गए हैं, लगभग 48 घंटे हैं और इस वक्त वो उत्तर प्रदेश में है ब्रिजभूषण शरण सिंह। जी सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये लड़ाई है वो इतनी जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ से जो खिलाड़ी हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वहां दूसरी तरफ ब्रिजमोहन हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जांच करा लीजिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में दाखिल हो गई है। आज इस यात्रा का 125वां दिन है और 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा। एक बार देख लें, अब फिलहाल ये तस्वीरें लखनपुर की हैं, जब यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बस में बैठकर इस यात्रा का स्वागत करने के लिए निकले थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिलआखिर जम्मू कश्मीर में आज शाम दाखिल हुई और यहाँ उसका बहुत ही वालिहाना इस्तकबाल हुआ। हज़ारों लोग उनके इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए यहाँ माधोपुर आए थे, कुटवा आए थे। न सिर्फ सुरक्षा का चैलेंज है, लेकिन जब यूं ही बानिहाल की तरफ ये यात्रा जाएगी तो वहाँ मौसम का भी काफ़ी चैलेंज है, क्योंकि शून्य से कई डिग्रीज नीचे जो वहाँ आज जहाँ तापमान है माइनस में जा रहा है, तो वो बड़ा चैलेंज है। इस वक्त राहुल गांधी यहाँ इस कैंप में ठहरे हैं जहाँ सुरक्षा के काफ़ी ही पुख्ता इंतज़ाम हैं। सिर्फ जो भारत यात्री जिनको जो कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ है उन्हें वहां जाने की इजाज़त है। और आज जब जम्मू कश्मीर में पहुंचे तो फारूक अब्दुल्ला उनके साथ थे और उन्हें भी एक जज्बाती तकरीर की। जो रैली 30 तारीख को श्रीनगर में होनी है, वो कहा जाता है कि मेगा रैली होगी जिसमें कहीं एक चीज़ें बताई जाएंगे। श्रीनगर में तिरंगा लहराया जाएगा। ये तिरंगा न सिर्फ तिरंगा पहले भी लहराए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ तिरंगों को साथ लेके, कश्मीरी लोगों को साथ लेके लहराया जाएगा, उसकी एक अलग मिसाल कायम की जा रही है। लेकिन सुरक्षा के कई मसले हैं, इसलिए आज हमने देखा जो ही माधोपुर जो पुल है वो क्रॉस किया, सुरक्षा के सैकड़ों जो सुरक्षा के लोग वहाँ खड़े थे, पूरे इलाके को सील किया गया था। और ये देखें यहाँ ये जो भारत यात्रा की जो ट्रक्स, जोड़ो यात्रा की ट्रक्स जो हैं, इनके साथ राहुल गांधी के साथ उनको ये अंदर जा रहे हैं। इनमें रहने का जो इंतज़ाम है यात्रियों के लिए, राहुल गांधी के लिए गाड़ियां अंदर जा रही हैं। तो ये एक 9 या 10 दिन का जो सिलसिला है ये कल से शुरू हो रहा है। आज उसका स्वागत हुआ, काफ़ी जज्बाती तकरीरें हुई, काफ़ी इस्तकबाल भी था और राहुल गांधी ने ये कोशिश की कि ये बताया कि वो अपने ही रूट्स की तरफ, जड़ों की तरफ वापस आ रहा है, पैदल वापस आ रहा है जहाँ से उसके पुरख चले गए थे इलाहाबाद यूपी में। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के गुंदवली मेट्रो स्टेशन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।